Hi, good morning, viewers. So today we have a very renowned surgeon, Dr. Mahapatra. Sir, can you introduce yourself to our viewers? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर विवेकानंद महापात्र हूँ। मैं जनरल सर्जन हूँ और मेरी स्टडीज़ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ उड़ीसा से MKCG मेडिकल कॉलेज बरहमपुर से हुआ है और उसके बाद मैं करीब 20 साल से यहाँ पे नवी मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ जनरल सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की। सर, आप काफ़ी सीनियर हैं मतलब, लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है वो हमारे व्यूअर्स के लिए जो काफ़ी बेसिक हम जानना चाहते थे कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि मोशन करते समय, संडास करते समय जिन्हें थोड़ा सा ब्लीडिंग की तकलीफ होती है या पेनफुल होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, तो ये एक जनरल व्यूअर इसके बारे में कब डॉक्टर को अप्रोच करें? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि मोशन रिलेटेड, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत बार पेशेंट को मालूम नहीं होता है कि कहाँ अप्रोच करेंगे, कहाँ से कब अप्रोच करें, हॉस्पिटल में कब जाए, किनको दिखाएं। सही बात। सो वो एक ये है जनरल पब्लिक को, ये जो हेल्थ केयर टीचिंग जो है हमारा बेसिकली वो बहुत लैकिंग है। तो उसमें उनको बेसिक समझाना है ये कि उनका सबसे इम्पोर्टेंट रहता है जो मोशन के हिसाब से वो डाइट एंड वाटर इनटेक रहता है। जो आजकल के बिजी लाइफ में हम लोग खाने पीने पे इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं और जनरली फाइबर जो बोलते हैं, जो इंडियन डाइट में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता था किसी टाइम पे, वो आजकल कहीं पीछे छूट गया है। तो साग सब्जी जो हम लोग बोलते थे वो अभी जनरली नहीं होता है इतना। और दूसरा है पानी। अभी मुंबई के लाइफ में लोग घंटों ट्रैवल करते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वॉशरूम फैसिलिटी कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, तो वाटर इनटेक ऐसे ही कम हो जाता है, घंटों ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता है। तो वो रीज़न है। और मुंबई के वेदर भी ऐसा है कि जैसे ये कॉन्स्टिपेशन हुआ, दूसरा हुआ आपके किडनी स्टोन्स के डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत होता है, तो उससे ये भी रिलेटेड है। तो ये बेसिक टीचिंग ये उनको यही समझाते हैं जब भी पेशेंट आते हैं। पहले हम लोग डाइट पे ध्यान देते हैं और दूसरा चीज़ ब्लीडिंग किन कारणों से हो सकता है। करेक्ट। एक तो है पेनफुल ब्लीडिंग और पेन के साथ जो होता है, और दूसरा है पेनलेस ब्लीडिंग। मतलब एक वो ब्लीडिंग है जब मोशन करते समय आदमी को तकलीफ हो रही है और ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हो सकता है तकलीफ। अच्छा। जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली कि फिशर हुआ है, मतलब एक तरह से अंदर की चमड़ी में चीरा पड़ गया है, पतला सा एक तरह के वो एक जख्म है। जो अल्सर हम लोग बाहर बोलते हैं, वो फिशर जब भी अंदर की तरफ एनल कैनल में होता है वो पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल, क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया रहता है जी। उसके वजह से वो और ज़्यादा उनको तकलीफ बढ़ जाती है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एक प्रोसेस की तरह हो जाता है। तो उसमें तकलीफ उनको बढ़ जाती है, पेन ज़्यादा होता है और वो मोशन करने से डरते हैं, तो खाना खाने से भी और डरते हैं, तो और पूरा साइकिल एस्टैब्लिश हो जाता है। जी सर। तो बेसिकली उनको डाइट मॉडिफाई करने के लिए हम इनकरेज करते हैं। जनरली उनको ऐसा लगता है कि हम लोग दवाई खा लेंगे तो डाइट का कुछ नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं, तो दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है। लॉन्ग टर्म में डाइट ज़्यादा फायदा करेगा। इमीडिएटली तो हम लोग ये करते हैं। तो फिशर में जो रहता है जनरली ब्लीडिंग रहता है, पेन के साथ रहता है। और दूसरा रीज़न है जो रहता है पाइल्स, जो हम लोग बोलते हैं। पाइल्स में सर इसको हिंदी में नॉर्मल लैंग्वेज में पाइल्स को क्या कहते हैं? मूलव्याध कहते हैं पाइल्स को, और जिसमें ब्लीडिंग होता है जो पेनलेस होता है ब्लीडिंग। अच्छा, तो मतलब अनलेस पाइल्स इन्फेक्टेड हो, थ्रोम्बोज्ड हो, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो ही वो इसमें पेन आएगा। तो अगर उसमें पेन होता है, नहीं तो पेन नहीं होता है। ठीक सर। सॉरी सर, आपने डिस्कस किया था कि फाइबर्स, तो एक कॉमन आदमी को फाइबर शायद इतना ना समझे, तो आप क्या मतलब वेज डाइट में हम क्या ऐड कर सकते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी साग सब्जियां और ग्रीन वेजिटेबल्स जितने तरह के वो सबसे है, और पिसा हुआ आटे का रोटी। मैं हमेशा यही इस पे देता हूँ। जो मार्केट में आटा मिलता है हम लोगों को प्री पैक्ड, वो ज़्यादा फाइन ये रहता है। फाइनली पिसा हुआ रहता है, तो उसमें फ़ायदा नहीं होता।
और यहाँ महाराष्ट्र में तो भाकरी वगैरह के चलन बहुत ज़्यादा है, तो वो भी अच्छा रहता है। मतलब उसके जो कवरिंग के साथ जो पिसते हैं जी, बहुत ज्यादा उसको, और थोड़ा पिसा वो थोड़ा जैसे हम लोग दरदरा जैसा खरदूरा- होना चाहिए, खरदूरा पिसा खरदूरा हुआ, होना थोड़ा चाहिए। ज़्यादा एकदम थोड़ा- फाइन ना हो, नहीं, फाइन थोड़ा ना हो, सा, नहीं हाँ। है। तो ठीक। वो आप ऑर्डर करके पिसवा सकते हैं। और पानी का इंटेक सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी है। ठीक। तो वो होगा तो ये दिस इज बेसिकली प्रिवेंटिव या लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छा काम आएगा उनको। ठीक है सर, अगर कोई सर अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ये वीडियो देख रहा है, जो एकदम तुरंत अपने डॉक्टर को अप्रोच नहीं कर सकता और उसको पेनफुल मोशन हुआ है, तो क्या वो घर पे कुछ रिलीफ के लिए तुरंत घर कर पे सकते हैं? रिलीफ के लिए जनरली इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डॉक्टर को अप्रोच करना तुरंत जरूरी है दिखा कि लें। पहले हम लोग डायग्नोज तो करें, कहीं कुछ सीरियस ना इलनेस हो तो जाए। है नहीं। ठीक। क्योंकि पेन हो सकता है कि अंदर क्या है, कई बार ऐसा होता है कि इतना पेनफुल होता है कि हम एग्जामिन भी नहीं कर पाते हैं। उसमें हम लोग एक एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया करना पड़ता है। मतलब पूरा बेहोश करके फिर उसके बाद वो जांच की बेहोश जाती करके है। तो उनको देखना पड़ता है अंदर कोई सीरियस इशू तो है नहीं। तो उनको। मैं ये समझ सकती हूँ कि ऐसी तकलीफ को इग्नोर ना करें, नहीं, तुरंत से बिल्कुल, तुरंत अपने बिल्कुल, डॉक्टर को बिल्कुल जाके नहीं मिले करें। और घर पे ही खुद से ट्रीटमेंट करना अवॉइड करें उसको। और जनरली फिशर जिनको रहता है, एक्यूट फिशर जिनको रहता है, उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उनको तो इग्नोर कर नहीं सकते, क्योंकि वो उनके नॉर्मल काम में, अगर कोई घर में भी हैं या कहीं बाहर भी काम कर रहे हैं, उनको काम में बहुत डिस्कम्फर्ट काफी बहुत ज़्यादा होता है, महसूस वो काम में कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं सकते। ठीक। तो इसलिए वो डॉक्टर को पूछे बिना, हर दूसरे बीमारी में भी जैसे होता है कि इलाज पॉसिबल नहीं है और या डेंजरस होगा, इसमें भी वैसे ही हो सकता है। ठीक। तो इसलिए तो मतलब डॉक्टर से तुरंत मिल लें, एक बार बेहतर है। डायग्नोसिस हो गया उसके बाद ही उसके बाद जो भी आसानी उसका रह ट्रीटमेंट जाती है, रहेगा सब वो आसान। चीज़ों में आसान हो जाता है। सर आपने पाइल्स के बारे में बताया, तो इसका ट्रीटमेंट पैटर्न आजकल क्या क्या अवेलेबल है? देखिए, पाइल्स का पैटर्न है, ग्रेड हैं, 4 ग्रेड हैं उनके। अच्छा। इनिशियल ग्रेड्स में मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। हम लोग जैसे मैंने बोला हाई फाइबर डाइट है, और एक सीज बात बोलते हैं उनमें थोड़ा सा, जैसे फिशर में भी वही बहुत हेल्पफुल होता है पेन रिलीफ के लिए। अच्छा। सीज बात में जब बैठते हैं गर्म पानी में, कोई भी एंटीसेप्टिक डाल के बैठते हैं, तो उसमें काफ़ी पेन रिलीफ होता है। पाइल्स में भी वो देते हैं। और जो लोअर ग्रेड पाइल्स है, जो इनिशियली शुरू होता है ग्रेड 1 ग्रेड 2 में, साथ में कुछ मेडिकल दवाइयाँ भी दी जाती दवाइयाँ भी हैं हैं जो हम शुरू करते हैं। तो सर ये क्या रिवर्सिबल रहता है? जैसे मान लीजिए आपने कहा 4 ग्रेड है, तो ये जो शुरू का अगर पहला या दूसरा ग्रेड है, तो क्या ये मैं रिवर्सिबल नहीं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये प्रोग्रेस नहीं होता है। मतलब अगर हम अच्छा शुरू में जल्दी ट्रीट सेकंड करेंगे ग्रेड तो में वो रोक सकता है। हम ट्रीटमेंट को, उनका जो रिक्वायरमेंट है सर्जिकल ट्रीटमेंट, काफी डिले कर सकते हैं और शायद अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने मतलब जल्दी डायग्नोज किया तो उसके बेनिफिट्स तो डेफिनेटली जी हैं। जी। और अगर ये एडवांस्ड है तो फिर इसके लिए सर्जरी। और नहीं, उसमें और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आजकल आपको मालूम है कि कैंसर के जो ये बढ़ गए हैं। सही। इवन यंग लोगों में कैंसर देखा गया। जो पेनलेस ब्लीडिंग होता है वो और ज़्यादा मतलब डॉक्टर के पास जाना और ज़्यादा जरूरी हो जाता है जल्दी, क्योंकि उसके दूसरे कारण हो सकते हैं। सही। जो एक मेन कारण है उसका पेनलेस ब्लीडिंग का, वो है कैंसर हो सकता है। तो जो डायग्नोसिस करना, डॉक्टर के पास जाना, इसके लिए फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इग्नोर ही ना करें। आपका रूल आउट हो गया कैंसर, मालूम पड़ गया कि आपको पाइल्स है जी, तो हम थोड़ा, मैं बोलूँगा ट्रीटमेंट आसान हो जाता है पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी प्लान कर सकते हैं। ये जो पेशेंट है ना, जो पाइल्स के या ब्लीडिंग के जो होते हैं, वो बहुत बार डॉक्टर को अप्रोच करने में थोड़ा शर्माते हैं या शायद डर लगता होगा कि किस तरह का वहाँ पे जांच होगा। तो सर आप पेशेंट जब जांच के लिए आते हैं तो आप उनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? पहले हम लोग समझाते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है एक तरह से अच्छे से जांच करना जरूरी है। तो ऐसा तो बहुत कम बार हुआ है मेरे प्रैक्टिस में कि पेशेंट मना करके चले गए कि मुझे जांच करवाना नहीं। ऐसा नहीं बोलूँगा कि हुआ नहीं है, बट बहुत बार होता है क्योंकि उनको तकलीफ होती है, डर रहता है। आजकल हर कोई कैंसर से डरते हैं। सही। ये आपको भी आपने अपने प्रैक्टिस में भी देखा होगा। बिल्कुल। तो वो जब भी उनके दिमाग में एक बार आ जाता है तो जनरली जांच करने के लिए और काउंसिलिंग जो है पेशेंट का, मतलब उनको कंफर्ट एक बार पहले बता दें प्रोसीजर, तो उन्हें काफी काउंसलिंग हम लोग बोलते हैं बहुत जरूरी है। अच्छे से उनको समझाते हैं तो मुझे नहीं लगता 99% लोगों में तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। वो
जांच कराने के लिए ठीक। राजी हो जाते हैं। ओके सर, ये कुछ कोलोनोस्कोपी या जो ये आजकल नए डायग्नोस्टिक मेथड्स आए हैं, इनका ये प्रैक्टिस में या ऐसे केसेस में क्या रोल रहता है? रोल ये है कि अगर ब्लीडिंग हुआ है, पेनलेस ब्लीडिंग हुआ है, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर पहला है हम लोग डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जो उंगली से करते हैं, उसमें 4 से 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेंटीमीटर तक हम लोग देख सकते हैं। उसके ऊपर कुछ देखना है ओके, तो अंदर सिग्मोइडोस्कोपी, मतलब अंदर की जो आंत है वो देखने के लिए दूरबीन से लार्ज देखते हैं। इंटेस्टाइन का ही जी, नीचे वाला जो नीचे वाला लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत बोलते हैं, बड़ी आंत जिसे कहते हैं। तो उसको जांच करने के लिए सिग्मोइडोस्कोपी, जो लेफ्ट हाफ ऑफ कोलोन हम लोग बोलते हैं उसका, लेफ्ट साइड का नीचे का, और या फिर अगर पूरा देखना है तो कोलोनोस्कोपी। सर हम लोग इस टॉपिक पे बहुत डिटेल में अगले अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें अगर हो सकेगा तो हम लोग दिखाएंगे कि प्रोसीजर को कैसे किया जाता है। तो अभी तक के हमारे डिस्कशन में हमने ये समझा कि कोई भी ब्लीडिंग इग्नोर ना करें, तुरंत से तुरंत अपने डॉक्टर को मिले, और अपने जनरल पब्लिक भी अपने डाइट में फाइबर्स और पानी का इंटेक काफ़ी बढ़ा दे। अभी थोड़ा सा सर ये हम लोग अपने एंड में ये भी डिस्कस करना चाहते थे कि अगर पाइल्स एडवांस्ड है तो आजकल क्या क्या सर्जिकल मेथड्स हैं? सर्जिकल मेथड्स में आजकल आपने सुना होगा लेजर है। जी सर, लेजर मतलब एग्जैक्टली क्या करते हैं? बर्न कर देते हैं? हाँ, एब्लेशन करते हैं, एब्लेशन जला देते हैं वहाँ जान से, बोला जाता है उसको। ओके, तो जनरली ये जो पाइल्स रहते हैं वो डायलेटेड वेन्स रहते हैं। ओके, मतलब नसें हैं खून की जो बढ़ी गई हैं जी, वो कॉन्स्टिपेशन के चलते जो स्ट्रेन करते हैं उसमें फट जाती है और वो ब्लीडिंग होता है और फिर बंद होता है। ठीक, तो उनको जला देते हैं। जो पहले कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में हम लोग उनको जाके बांध दिया करते थे और काट देते थे। अच्छा, उसमें वो जलाते हैं। सर कुछ स्टेपल्स वगैरह भी आए हैं क्या? स्टेपलर हेमोरोइडेक्टोमी बोलते हैं उसको। स्टेपलर हेमोरोइडेक्टोमी भी एक एडवांस प्रोसीजर है। सर तो ये कैसे हम लोग मतलब पेशेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं या फिर सर्जिकल मतलब सर्जन का अपना प्रेफरेंस रहता है या केसेस में डिपेंड? दोनों चीजें मैं बोलूँगा, दोनों चीजें। कई बार पेशेंट खुद कहीं से सुन के आते हैं, गूगल से सब सुन के आते हैं जी, पढ़ के आते हैं और देख के भी आते हैं, गूगल से प्रोसीजर भी देख लेते हैं कई बार जी। तो वो पेशेंट कई बार डिसाइड करते हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल तो सेम ही है तीनों। बेसिक प्रिंसिपल थोड़ा अलग है। अच्छा, बेसिक ट्रीटमेंट फाइनल रिजल्ट सेम वही रहेगा। तो ये एडवांस जो चीजें हैं ये पेशेंट स्टे को कम करता है, पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि कन्वेंशनल मेथड खराब था या कुछ है। डेफिनेटली हर फील्ड में एडवांसमेंट्स तो आते ही रहते हैं। जैसे पहले लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं था, ओपन सर्जरी सब होता था जी। तो हर चीज का, बट उसका हम लोगों को हर चीज के साथ उसका एक जैसे साइड इफेक्ट दवाई का रहता है वैसे एक कॉम्प्लिकेशन रेट रहता है। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होने लगता है वैसे वैसे पेशेंट का कंफर्ट तो डेफिनेटली बेटर होता है। इसके लिए साइंस इतना एडवांस और इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग साइंटिफिक अप्रोच रखें ताकि पेशेंट का डिस्कम्फर्ट कम से कम होता जाए। सर एंड में हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप कुछ और मैसेज देना चाहते हो जो एक जनरल सर्जन की तरह से किसी अवेयरनेस के बारे में, एक प्रोस्टेटिक कैंसर के बारे में सर, जस्ट कि कुछ बहुत सारे पेशेंट्स में डर रहता है कि मतलब मैं ये जानना चाहती थी कि क्या कॉमन कैंसर्स हैं जो एक मेल्स में या सर्जिकल कौन से कैंसर्स? जी, मेल्स में कॉमन कैंसर्स में मैं जैसे मैं सर्जन के हिसाब से स्टमक कैंसर आजकल हम लोग देख रहे हैं, कोलोनिक कैंसर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि कोलोनिक कैंसर्स, स्टमक कैंसर जनरली पेशेंट आते हैं थोड़ा लेट में। जैसे ये इससे रिलेटेड है, मैं बोल रहा हूँ ब्लीडिंग हो रहा है, पेशेंट्स को मालूम है, बिना दिखाए वो कहीं से जाके लोकल ट्रीटमेंट लेके वो कंटिन्यू रखते हैं और जनरली लेट स्टेज में आते हैं। अच्छा, तो मिस होने का चांस, हाँ मिस होने का चांसेस है। इसीलिए और ये चीज़ें पेशेंट का जो टीचिंग है, पेशेंट का नॉलेज का अवेयरनेस है, वो बहुत बढ़ाना जरूरी है कि आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए ताकि एक सर्जन देखेंगे तो उनका अप्रोच अलग रहेगा। मतलब घर में बैठ के खुद से नुस्खे ना ट्राई करें, एक बार जरूर डॉक्टर को दिखा लें। पूछ के इलाज नहीं करें, मुझे भी ऐसे होता था। के पास जाके सही बात है सर, इलाज करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी वैल्यूएबल जानकारी दी। एंड हम लोग फिर से आपको एक बार जल्दी से डिस्टर्ब करेंगे, जो भी उनके सवाल हो हमारे दर्शकों के, उनको हम फिर से जरूर लेंगे। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक